एक ईएससी और एक गेट। मेंस अपने आप में 600 मार्क्स का पेपर है, 300 पेपर 1 टेक्निकल एंड 300 पेपर 2 टेक्निकल। 10 साल और 5 साल के क्वेश्चन अभी आपको क्लास के साथ ही लगा लेने चाहिए। व्हाट यू डू आफ्टर द क्लासरूम। पीवाईक्यू नहीं लगाते हो तब तक आप उस एग्जाम का रियल जो फ्लेवर है वो आप फील नहीं कर पाते। जब भी हम बात करते हैं किसी इंजीनियरिंग के बाद कि व्हाट इज अ लाइफ आफ्टर इंजीनियरिंग, तो उसमें दो एग्जाम्स तो बिल्कुल स्टार मार्क की तरह दो आते हैं, एक ईएससी और एक गेट। और अगर आप लाइफ देखेंगे व्हाट बेस्ट यू कैन गेट इन इंडिया इन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और अगर सेकंड बेस्ट की बात करें तो वो है गेट की, तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये दोनों ही अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो ईएससी का कोई मुकाबला नहीं है। दिस इज द क्लास 1 गजेटेड पोस्ट, जिसको रिक्रूट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है सर कि इस बार रेलवे जो ऐड हो गया है, इससे इंजीनियरिंग सर्विसेज का चार्म काफी बढ़ सकता है। काफी बढ़िया है और वैकेंसीज भी बड़ी हैं, वैकेंसीज आर आल्सो मोर, पीएसयूज भी बहुत सारी हैं और अब लोअर रैंक तक भी, गेट एआईआर लोअर रैंक तक भी पीएसयू सेलेक्ट कर रही हैं। अगर हम इस एक साल के दौरान देखें कि पिछले 1-2 साल के अंदर इतने रिक्रूटमेंट्स आए हैं, इतने आए हैं कि मैं तो कहता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल गोल्डन एरा है, जिसमें इस एरा में अगर थोड़ा सा एफर्ट कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आप उस रैंक की लिस्ट में आ सकें, सिलेक्शन की लिस्ट में आ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम ओवरव्यू की, एग्जाम पैटर्न की। सो ध्यान दीजिएगा कि गेट जो कि मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में होता है और सेकंड वीक में होता है सिविल के लिए। गेट के थ्रू जब हम बात करते हैं तो इसमें टेक्निकल पेपर है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स विल बी देयर, मैथ्स एप्टीट्यूड विल बी देयर, टोटल 100 मार्क्स पेपर होगा और जो कि 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है। 65 क्वेश्चंस विल बी देयर। वैसे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज की जब बात हम लोग करते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर 3 स्टेजेस में होता है। द स्टेज 1 इज प्रीलिम्स, जिसमें 500 मार्क्स के पेपर होते हैं, 300 फॉर टेक्निकल एंड 200 फॉर नॉन टेक्निकल जीएस। जब आप क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स के पेपर में, तब आपको मेंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है और मेंस अपने आप में 600 मार्क्स का पेपर है, 300 पेपर 1 टेक्निकल एंड 300 पेपर 2 टेक्निकल। जब आप क्वालिफाई करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू के लिए, विच कैरीज 200 मार्क्स इन टोटल, और उन सब को मिला करके आपका टोटल सिलेक्शन होता है। इससे एक बात तो तय हो गया कि आपके लिए प्रीलिम्स सबसे ज्यादा मैटर करता है। पहला स्टेज, जब पहले गेट को तोड़ के आप एंटर करोगे तभी तो बाकी सबके एलिजिबल रहेंगे आप। तो वो पहला जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी की स्ट्रेटजी की हम लोग बात अभी करने वाले हैं। बिल्कुल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों एग्जाम जो है आपको पता है वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम है, गेट एज वेल एज दैट यूपीएससी, और टफेस्ट एग्जाम है तो यहां पर हमें एक तरह से प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज करनी होती है। यहां पर जस्ट क्वालिफाई नहीं करना है, हमें हमारा नाम लिस्ट में लेकर आना है। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस टफेस्ट एग्जाम की, तो टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेडिजी इज विद यू। आपको पता होगा कि मोर देन 95% सिलेक्शन इन गेट एंड ईएससी कहां से होते हैं? मेडिजी से होते हैं। और मेडिजी आपको एक होलिस्टिक वे में एक सब कुछ करवाता है। आप एक बार जब आते हो तो एक तरह से सारी प्रिपरेशन आपकी एक साथ होती है और इसमें क्लासरूम विल बी देयर, मॉर्निंग 8 to 2 दैट क्लास विल बी देयर। बट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लासरूम के बाद क्या, सो दैट फैक्ट अलॉट। कई बार बच्चों के माइंडसेट में यह भी होता है कि हमने तो बीटेक में सब्जेक्ट्स पढ़ रखा है, अगर मैं ईएससी का सिलेबस देखूंगा और उसको पढ़ लिया तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू देयर इज अ स्ट्रांग नो, क्योंकि यहां पे एक चीज है जो आपको बहुत गहराई से समझनी है। होता क्या है कि आप जब कॉलेज में किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ते हैं उसमें, लेकिन उसी टॉपिक का कॉम्पिटिटिव अप्रोच वो आपको सीखना होता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि कोई भी टॉपिक अगर ईएससी के लिए पढ़ा जाए तो उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है, अगर उसी को गेट के लिए पढ़ा जाए तो बिल्कुल अलग होती है। ठीक उसी तरीके से आपने जो सब्जेक्ट्स अपने कॉलेज में पढ़े हैं वो आपने कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं। अब उसी चीज को उसमें अगर गेट और ईएससी का फ्लेवर डाल दिया जाए तब आप एलिजिबल हो जाते हैं उसमें सिलेक्शंस के लिए। तो वो जो फ्लेवर होता है और वो जो स्ट्रैटेजी होती है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि वो रोड मैप क्या होना चाहिए जिसको फॉलो करके उस सिलेक्शन के स्थान तक पहुंचा जा सके। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जिस तरीके से गूगल मैप में आप लोकेशन लगाते हो और लोकेशन के हिसाब से आप चलते चले जाते हैं और आपको फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाता है। ठीक वही है, मेडिजी इज लाइक अ गूगल मैप फॉर यू, जहां पे आप आते हो सिलेक्शंस लेने के लिए और आप यहां पे आके सेट करते हो कि हाँ आपको तैयारी करनी है, और ये जो रोड मैप हम लोग बनाते हैं उसको सिंपली फॉलो करते चले जाना है। यू विल रीच टू द सिलेक्शन डेस्टिनेशन डियर। तो यहां पर जो क्लास नोट्स हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन क्लास नोट्स को एक प्रॉपरली आपको रिवाइज करना जरूरी है। तो आपने क्लास लगाई तो क्लास लगाने के बाद उसको 1/3 से 1/4 टाइम में यू हैव टू रिवाइज। कई लोग 6 आवर्स क्लास को 6 आवर्स में रिवाइज करते हैं, वो गलत स्ट्रेटेजी।
तो 1/3 to 1/4 टाइम में आपको उसको रिवाइज करना है और उसके बाद आपको वर्कबुक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। बिफोर डिनर जाते ही आपने रिवाइज कर लिया, बिफोर डिनर आपने वर्कबुक किया और उसके बाद आपको PYQ लगाने हैं। एटलीस्ट 5 इयर्स अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आपको टाइम ज़्यादा लगता हो, और 10 साल के, तो 10 साल और 5 साल के क्वेश्चन अभी आपको क्लास के साथ ही लगा लेने चाहिए। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है जिसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ये हमेशा आफ्टर द क्लासरूम होता है। माय डियर, लेट मी टेल यू समथिंग इन डिटेल। सी, व्हाट वी टीच इन द क्लासरूम इज इक्वल फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग इक्वली पढ़ रहे हो क्लासरूम के अंदर, बट वो क्या चीज है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में डिफरेंस क्रिएट करता है? तो रैंक की डिफरेंस आती है, सिलेक्शंस नॉन सिलेक्शंस में आता है, कोई रैंकर बनता है कोई पीछे बनता है। वो क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस सिर्फ एक चीज है माय डियर, वो है व्हाट यू डू आफ्टर द क्लासरूम। नाउ जब हम ये बातें करते हैं कि क्लासरूम से निकलने के बाद हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो वो चीज जो सर ने जैसा कहा कि 3-4 चीजों पे हमें ध्यान देना है कि नोट्स पढ़ने हैं और नोट्स को हमें फास्ट लेके चलना है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो क्लासरूम में, उसी को सिर्फ हमें डाइजेस्ट करना है, चीजों पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम का रनिंग पैटर्न क्या है, अभी क्या पैटर्न चल रहा है। और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं आप सभी लोगों को कि while solving the PYQ previous year booklet, always attempt from the recent to previous. For example, you are preparing for 2026. You should first look at the 2025 paper, then 2024 paper, 2023. In a reverse manner you will have to run. And one by one you should solve the question of the PYQ. It is very very important to solve PYQ questions, my dear. जब तक आप PYQ नहीं लगाते हो तब तक आप उस एग्जाम का रियल जो फ्लेवर है वो आप फील नहीं कर पाते। और इसलिए मेरा सजेशन है कि आप PYQ जरूर लगाओ, और ऑफ कोर्स लगाओगे तो कहीं कहीं पे आपको डाउट भी आने की संभावना है माय डियर स्टूडेंट। इसीलिए हम लोगों ने एक सिस्टम बना के रखा है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, वो क्लास के बाद ईच एंड एवरी फैकल्टी सिट फॉर द डाउट। तो आप आए, आपका वेलकम है डाउट के लिए, और आपका फुल राइट है डाउट पूछने का। जैसी ही क्लास खत्म होती है आप बैठे एंड वी आर वेलकमिंग यू फॉर द डाउट सेशन माय डियर। यू कम एंड सॉल्व योर डाउट। इस बात का ध्यान रखना है कि डाउट सॉल्व करके ही वहां से जाओ, डाउट घर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? मेड इजी के प्रीमाइसेस में ही डाउट को रिजॉल्व करो एंड देन यू गो बैक एंड देन यू डू अ बेटर एफिशिएंट प्रैक्टिस।